फरिश्ते अकबर ने जैसे ही होश संभाला, इसने अपने इर्द-गिर्द माँ बाप से ज़्यादा दाऊद अहमद को देखा था। कहने का वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो कि इनकी शादी के 7 साल बाद बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी, जिसकी वजह से फरिश्ते को लगता था कि इसकी ज़िंदगी तो हर रोक-टोक से पाक शहज़ादियों जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं था, जिसकी वजह फरिश्ते दाऊद अहमद को मानती थी, जो इसकी ज़िंदगी में इसके माँ बाप से ज़्यादा खुद इससे ज़्यादा अमल दखल देता था कि फरिश्ते बेहद उकताहट का शिकार होने लगती थी। फरिश्ते ने किस स्कूल में जाना है, कौन से मज़ामीन रखने हैं, इसके शौक़ और इसके मशागिल किस तरह के होने चाहिए, ये सब दाऊद अहमद तय करता था, क्योंकि उसे ये हक़ फरिश्ते के पैदा होते ही मिल चुका था। क्योंकि जब फरिश्ते पैदा हुई तो इनके दादा ने अपने बेटों को मजबूत रिश्ता बनाने के लिए इनके बच्चों को आपस में बांध दिया था। फरिश्ते अकबर का इसके पैदा होते ही निकाह इसके तायाजाद कज़न दाऊद अहमद से हो गया था, जिसकी उम्र तब 10 साल थी, और ये निकाह होते ही दाऊद अहमद ने फरिश्ते अकबर को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया था। और कुछ फरिश्ते के माँ बाप दाऊद अहमद से बहुत ज़्यादा प्यार रखने के चक्कर में फरिश्ते की ज़िम्मेदारी उसे सौंप गए थे, लेकिन वो इस सब में अपनी इकलौती बेटी फरिश्ते से दुश्मनी कर गए थे, जिसका एहसास फरिश्ते को हर पल होने लगा था। जिस एहसास के होने पर फरिश्ते के अंदर एक बागी लड़की का जन्म होने लगा था, और वो बागी लड़की दाऊद अहमद की नज़रों में तो बुरी बनी ही थी, साथ अक्सर उसे अपनी माँ की बातें भी सुननी पड़ जाया करती थी। और इस फरिश्ते के दिल में दाऊद अहमद के लिए नफ़रत का बीज पनपने लगता था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये बीज मुकम्मल इसके दिल में पियोसत होता, अपनी जड़ें लंबी करता एक तनावर दरख्त बनने लगा था। अकबर साहब और उनकी बीवी फ़रहत बेगम ने अपनी औलाद न होने पर अपनी शफ़क़त अहमद साहब के बेटे दाऊद पर लुटाई थी। अहमद अली और अकबर अली 2 भाई थे, और इनकी एक इकलौती बहन सारा थी, जिसकी शादी इसके चचा के बेटे से हुई थी, जिनका घर साथ ही था, बस बीच में एक दीवार थी। इसी तरह अहमद अली की शादी अपने चचा की बेटी से और अकबर अली की शादी अपनी फूफो की बेटी से हुई थी। सभी हँसी खुशी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, और इनके वालिद अली भट्ट साहब अपनी शरीके हयात होने के बाद अपनी औलाद को खुश खुर्रम देखते पुरसुकून से अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात गुजार रहे थे। इस माहौल में अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी फारिया काजिम, सारा अली की बेटी। अपने नाखुश होने का बदला लेने के लिए वो फरिश्ते अकबर और दाऊद अहमद की ज़िंदगियों में जहर घोलने का काम बखूबी अंजाम देती रहती थी। फरिश्ते इस वक्त अपने कमरे में बंद बुरी तरह फ़ोन में मगन थी। यहाँ इसकी दोस्तें वीडियो कॉल पर थीं, और वो सब अपनी कल होने वाली स्कूल पार्टी और इसमें पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में सोच विचार कर रही थी। जब इसी वक्त फरिश्ते के कमरे का दरवाज़ा धाड़नुमा आवाज़ में खुला तो वो अपनी जगह से उछलती दरवाजे की सिमत देखने लगी। यहाँ दाऊद अहमद अपने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए उसे घूर रहा था, जिस पर फरिश्ते के हाथों से मोबाइल छूटा, और वो अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरती सीधी होकर बैठी थी। दाऊद अहमद कुछ बोला नहीं था, वो बस अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींचे उसे देख रहा था, जिस पर फरिश्ते की जान सूली पर लटक सी गई थी। सेलफोन हाथ में होने के बावजूद तुमने मेरी कॉल उठाने की जहमत नहीं की, वजह पूछ सकता हूँ क्यों? वो गुस्से से दांत कुचकुचाते बोलता हुआ इसके नज़दीक आया तो वो झपट बेड से उठ खड़ी हुई तो वो इसके सामने आकर रुक गया। वो मैं फरिश्ते को समझ नहीं आई कि वो क्या बहाना बनाए, क्योंकि दाऊद ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब सिवाय सर झुकाने के इसके पास कोई चारा नहीं था। अपनी बुक्स लेकर फ़ौरन बाहर आओ, वो उसे हुक्म देता वापस पलटा तो फरिश्ते की धीमी सी आवाज़ गूंजी थी। कल स्कूल में पार्टी है, पढ़ाई नहीं होगी। ये कहते इसके चेहरे पर पढ़ाई से जान छूटने की खुशी थी, और तुम इस पार्टी में जा रही हो? दाऊद के सवाल पर फरिश्ते ने ज़ोर और शोर से सर हाँ में हिलाया था। फिर भी आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ, अच्छा है तुम्हारी पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अपनी बात से वो पल में उसे मुंह बसोड़ने और गहरी सांस भरने पर मजबूर कर गया था। दाऊद के कमरे से निकलते ही वो पैर पटकते हुए इसके पीछे अपना स्कूल बैग लेकर आई थी। इससे अगले दिन दाऊद अहमद खुद फरिश्ते को स्कूल पार्टी में छोड़ने गया था। जाने से पहले इसने एक तनकीदी नज़र इसके सरापे पर डाली थी, और फिर कुछ मुतमईन होते वो ऐसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर गया था। फरिश्ते इसकी आदत से बाखूबी वाज़ेह थी, इसलिए वो घर से बड़ी शराफत से बस हल्का फुल्का सा तैयार होते दुपट्टा गले में डाल गई थी, जबकि स्कूल में दाखिल होते ही वो अपनी लुक को थोड़ा मॉडर्न करने वाली थी। सुनो, स्कूल में बिला फजूल ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फारिग हो ड्राइवर अंकल को फ़ोन कर देना। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दाऊद ने उसे हिदायत दी तो वो लापरवाही से सर उस बात में हिलाती जल्दी से गाड़ी से उतर गई थी। दाऊद का न जाने दिल क्यों कुछ नागवार सा महसूस कर रहा था, इसलिए उसे हिदायत दी थी।
जिसे फरिश्ते ने ज़्यादा काबिल एतना नहीं जाना था। वो इसके अंदाज़ पर नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी आगे बढ़ा गया था। फरिश्ते का स्कूल में आखिरी साल था। वो इस बार मैट्रिक करते स्कूल से फ्री होने वाली थी, इसलिए आज इन्हें जूनियर की तरफ से पार्टी मिली थी। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे ही पढ़ते थे, जिसकी बदौलत फरिश्ते के दोस्तों में एक दो लड़के भी शामिल थे और इस बात से दाऊद अक्सर अनजान था, वरना वो कभी उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता। स्कूल में पार्टी से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद जैसे ही सब स्टूडेंट्स की वापसी शुरू हुई तो फरिश्ते को दाऊद की बात याद आई, तो वो अपने ड्राइवर को कॉल करने ही लगी थी जब इसके ग्रुप में मौजूद उमर ने इसके हाथ से मोबाइल झपट लिया था। क्या यार, अभी से घर वापसी, आज तो आज़ादी मिली है और तुम्हें पता है मैं आज गाड़ी लेकर आया हूँ, आ जाओ सब समंदर किनारे चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उमर ने सेलफ़ोन अपनी पुश्त पर करते सबको अपने प्रोग्राम से आगाह किया था, जिसे सुनते सबके चेहरे पर इश्तियाक उभरा था। वहीं फरिश्ते एक पल खुश होने के बाद मुंह बना गई, जानती थी कि अगर इसकी इस हरकत पर घर में किसी को मालूम हुआ तो क्या होगा। वो नफ़ी में सर हिलाते उमर से अपना सेलफ़ोन मांगने लगी, लेकिन वो ज़िद पर अड़ते इसका सेलफ़ोन देने से इनकारी होते उसे अपने साथ जाने के लिए इसरार करने लगा था। जब हर तरफ से फरिश्ते पर दबाव डाला जाने लगा तो वो सर हाँ में हिलाती हंसती थी। दाऊद से बचने को इसने बहाना भी सोच लिया था कि वो कह देगी कि वो स्कूल की पार्टी ही इतनी देर चली थी। फिर वो सब ट्रैफिक पुलिस से बचते बचाते समंदर तक पहुंच चुके थे और वहां जाकर इन कच्ची उम्र के लड़कों और लड़कियों ने वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया था कि लड़कियां समंदर के पानी से बदन से चिपकते कपड़ों और अपने दुपट्टों से सिरे से लापरवाह हुई थी। दाऊद भी आज इत्तफ़ाक़न इसी साइड पर अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था जब कुछ फासले पर शोर शराबे की आवाज़ सुनते इसके चेहरे पर नागवारी फैली थी। साथ ही इसने इस समत देखा था और वो जो बेतवज्जी से एक नज़र डालकर हटाने वाला था, लेकिन वहाँ दिखाई देते एक चेहरे ने इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब खींची थी और वो शख्स इसे इस जगह नाकाबिले यकीन हालत में देखता कुछ पल को साख्त रह गया था कि वो कुछ पल अपने इर्द गिर्द का होश भूला था। मिस्टर दाऊद, क्या हुआ? आपको मेरी सब बातें समझ आ गई क्या? जब इसके साथ मौजूद मर्द ने पुकारा तो वो बुरी तरह चौंका था। हाँ, सब समझ आ गया, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हमारी तरफ से मायूसी नहीं मिलेगी। वो इज़्तिराबी कैफियत में बोलता, अब बस अपने साथ मौजूद इंसान के यहाँ से जल्द अज जल्द जाने के इंतज़ार में था। और फिर जैसे ही वो वहाँ से पलटा, दाऊद ने तेज़ कदम आगे की तरफ बढ़ाए थे। यहाँ इसकी मनकोहा फरिश्ते अकबर अपनी और इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही थी। दाऊद अहमद के चेहरे पर इश्तियाल अंगेज़ असरात थे कि आज वो फरिश्ते के साथ न जाने क्या कर जाता, जो हमेशा इसके सब्र के पैमाने को बुरी तरह से आजमाती थी। वो सब लड़कियां और लड़के अपनी मस्ती में गुम थे। जब दाऊद अहमद एक तूफ़ान की मानित वहां पहुंचते, फरिश्ते अकबर को समझने का मौका दिए बगैर इसकी कलाई दबोची और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा था, जबकि फरिश्ते के दोस्त हक्का बक्का से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। इसके बाद रास्ते में दाऊद खुद पर बमुश्किल जब्त किए रहा था और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगाता वो सीधा घर की तरफ आया था। दूसरी तरफ फरिश्ते की जैसे रूह परवाज़ करने को थी, वो लरज़ते वजूद के साथ मुँह में आया तो जलाल तो का वर्त करती घर तक पहुंची थी। गाड़ी के रुकते ही दाऊद ने एक बार फिर से उसे बाजू से पकड़ा तो अब की बार फरिश्ते चीख पड़ी थी, क्योंकि दाऊद की गिरफ्त जारहाना थी। दाऊद ने फरिश्ते को घसीटते हुए लाउंज में एक झटके से छोड़ा तो वो लड़खड़ाती हुई सोफे पर जा गिरी थी, जिसके साथ ही फरिश्ते के मुंह से बुलंद कराहन बरामद हुई। तो इसने अपना रुख दाऊद की तरफ गुस्से से देखा था, जो दिल में थोड़ा शर्मिंदा थी। दाऊद के इस रवैये पर इसका दिमाग भी घूमा था। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो दाऊद के सामने डट कर खड़ी होती चीखी तो दाऊद उसके ढीठपन पर कड़ कर रह गया था। और जो तुम वहाँ कर रही थी तो तुम्हें क्या लगता है फूलों के हार पहनाऊँ? वो आंखें निकालता एक कदम आगे बढ़ा तो फरिश्ते की तरारी हवा होने लगी थी। इससे पहले इन दोनों में मज़ीद कोई बात होती कि फ़रहत बेगम चली आई थी और इनके साथ फारिया काजिम भी थी, जो दाऊद और फरिश्ते को यूँ आमने सामने देखते मामला समझने की कोशिश करने के साथ दिल ही दिल में कमीनी से खुशी भी महसूस करने लगी थी, क्योंकि इन दोनों के तेवर कहीं से भी खुशाइन नहीं थे। क्या हुआ है दाऊद बेटा, क्या किया है इसने? फ़रहत बेगम ने हैरानगी और परेशानी से इस्तफसार किया था। इनके सवाल पर फरिश्ते ने शिकवा भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था, जिसने इससे पूछने के बजाय दाऊद अहमद से सवाल किया था। और फरिश्ते, ये क्या हाल किया है तुमने अपना, कहाँ से आ रही हो? दाऊद के जवाब देने से पहले फ़रहत बेगम ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ते अपने सामने किया तो अब की बार इसने नज़रें चुराई थी। फरिश्ते को खामोश देखते फ़रहत बेगम ने सवालिया निगाहें दाऊद पर टिकाईं, जो लब भींचे फरिश्ते को देख रहा था। फरिश्ते ने अपनी माँ से नज़र बचाते दाऊद की तरफ देखते उसे सच बोलने से बाज रखना चाहा। जो भी था वो जानती थी कि इसकी माँ सच पता चलने पर उसे माफ़ करने वाली नहीं थी। अब उसे अपने दोस्तों की बात मानना सरासर अपनी गलती लग रहा था।
फरिश्ते, तुम इस हाल में कॉलेज आज से आ रही हो, वैसे तो तुम आज पार्टी में नहीं गई थी। फारिया ने आगे बढ़ते एक नज़र ऊपर से नीचे देखते ताज्जुब से पूछा था। मकसद दाऊद अहमद को दोबारा से गुस्सा दिलाना था और सच में दोबारा से फरिश्ते का हुलिया याद आते ही वो जो चुप अख्तियार करने का सोच रहा था, अब खुद के गुस्से पर कंट्रोल खोते इसने सारी कहानी फ़रत बेगम के सामने खोल दी थी। दाऊद को लगा कि अगर वो आज चुप कर गया तो कहीं फरिश्ते को शय ना मिल जाए और वो मज़ीद ऐसी हरकतें अंजाम न दे। इसीलिए इसकी पहली गलती पर ही उसे सज़ा मिलना ज़रूरी था, जिसे सुनते हुए शष्ट रह गई थी। उन्होंने आगे बढ़ते किसी को कुछ समझने से पहले फरिश्ते पर हाथ उठा दिया था। ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ से थप्पड़ खाने पर फरिश्ते को दर्द के साथ हद से ज़्यादा हैरानगी हुई थी और अपने गाल पर हाथ रख के अपनी माँ को देखने लगी। चच्ची माँ, ये क्या कर रही हैं आप? दाऊद अहमद जल्दी से फरिश्ते और फ़रत बेगम के दरमियान में आया था, जो कि खुद भी अपनी इकलौती औलाद पर हाथ उठाने पर अब गमगीन सी खड़ी थी, जबकि इस सब में एक फारिया थी जो अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश में थी। आप हटें, सामने से जो आप चाहते थे वो हो चुका, अब ये झूठी हमदर्दियाँ अपने पास। फरिश्ते ने अपनी पूरी ताकत लगाते दाऊद को एक जानिब धक्का दिया था और फिर ज़ोर से चीखते हुए वो दोबारा से अपनी माँ के करीब हुई थी। और आप रुक क्यों गई? मारे मुझे आज दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाल लें, बल्कि ऐसा करें कि मैं हमेशा गलत होती हूँ ना, तो इस गलती को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, या फिर ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से। यहाँ कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सबको वन एंड ओनली दाऊद अहमद पसंद है, या फिर फारिया, और इसके अलावा शायद सारी दुनिया सिवाय मेरी ज़ात के, क्योंकि हर लम्हा मुझे दूसरों की मिसालें देते हैं, एहसास दिलाया जाता है कि मैं ख़ुद को बदलूँ। फरिश्ते अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ती अपने चेहरे के करीब लाती हज़ियानी कैफियत में बोलती चली गई थी। इसका दिमाग मुनफी सोचों से भरा हुआ था। वो एक हसास लड़की थी कि हर छोटी से छोटी बात को अब तक अपने पास संभालती रही थी। बिहेव फरिश्ते, दाऊद ने आगे बढ़ते उसे बाजू से पकड़ते पीछे हटाना चाहा था, तो अब की दफ़ा फरिश्ते ने बुरी तरह से इसका हाथ झटकते उसे खुद से दूर धकेला था। फरिश्ते ने दाऊद की आंखों में अपनी आंखें गाड़ी थी। मैं सिवाय नापसंदीदगी और नफ़रत के कुछ नहीं था, और इन आँखों की ज़बान पढ़ते दाऊद आज ज़िंदगी में पहली बार लड़खड़ाया था। ख़बरदार जो मेरा नाम लिया या फिर मुझे छुआ भी तो मैं आपकी जागीर नहीं हूँ, समझे आप? और आज जो ये सब हो रहा है इसके ज़िम्मेदार आप हैं। मेरे माँ बाप ने पैदा होते ही मुझे किसी बेकार शय की मानत आपको सौंपते मेरी ज़िंदगी को जीर्ण कर दिया। वो न जाने कैसी लड़कियाँ होंगी जिनको पहले कुछ अरसा अपने माँ बाप का लाड प्यार मिलता है, फिर जवान होने पर उसे ये शौहर नामी इंसान मिलता है, लेकिन एक मैं हूँ जिसे होश संभालते ही शौहर मिला है, जिसकी पसंद और नापसंद को मुझ पर ऐसे लागू किया जाता है जिसके मुझे पैदा करने ते ही भूल गए हैं कि मेरी अपनी भी कोई पसंद कोई मर्ज़ी होगी। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपनी मर्ज़ी से करूँगी। आपसे जुड़े इस नाम नेहाद रिश्ते की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। वो बग़ैर डरे झिझके अपने दिल में छुपी सारी बातें अया कर गई थी। फ़रत बेगम के बाद अब दाऊद अहमद ने फटी आंखों से इसकी तरफ देखा था। वो छोटी सी लड़की अपने दिल में नफ़रत का बहुत बड़ा जज्बा लिए हुए थी, और वो जो हर वक्त इसके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे इस सब से अनजान ही रहे थे। फरिश्ते बेटा, अकबर जो अभी ऑफिस से आए थे फरिश्ते को इस तरह भड़कते देखकर वो लहजे में हैरानगी लिए इसकी तरफ आने लगे थे, लेकिन वो अपने बाप का चेहरा देखती इनकी पुकार को अनसुनी करती भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मामू दाऊद भाई, आपने देखा ये फरिश्ते आप सबके लाड प्यार में कितनी बदतमीज़ हो गई है। फारिया का अंदाज़ ऐसा था जैसे उसे बहुत बड़ा शौक़ लगा हो। अकबर साहब सबके चेहरों की तरफ देखते बात समझने की कोशिशों में थे। फ़रत, दाऊद, ये फरिश्ते को क्या हुआ है? अकबर साहब ने सवालिया निगाहें दोनों की तरफ टिकाई, जिस पर दाऊद नफ़ी में सर हिलाता कुछ बोले बगैर चला गया। फ़रत बेगम ने भी कमरे का रुख किया तो वो भी इनकी तकलीद में कदम बढ़ा गए थे। लाउंज में अकेली रह जाने वाली फारिया अब चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कुराहट लिए अपने बालों में हाथ चला रही थी। इसकी उम्र 17 साल थी और वो दाऊद अहमद को दिली दिल में बहुत ज़्यादा चाहती थी, लेकिन वो तो बिन मांगे ही फरिश्ते अकबर का मुकद्दर बना दिया गया था। लेकिन वो अपने नसीब पर सब्र करने वाली नहीं थी। वो दाऊद अहमद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लेना चाहती थी, और आज फरिश्ते अकबर की बातें उसे एक उम्मीद दिला गई थी। दाऊद अहमद इस वक्त किसी अनदेखे मकाम पर नज़रें टिकाए खामोश बैठा था, जब बाकी सब घर वाले परेशान चेहरा लिए इससे मुख्तलिफ सवाल पर सवाल करते जा रहे थे। जिनका जवाब देने के लिए दाऊद अहमद मुनासिब अल्फाज का चुनाव करना चाह रहा था। दाऊद बेटा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
आखिरकार इसकी वालिदा नुसरत बेगम परेशानी से बोलते हुए इसके पास आकर बैठी। इसके बाजू पर हाथ रख गई थी। वो माँ थी, अपने बेटे के अंदर बाहर के जज्बात को बाखूबी महसूस कर पा रही थी। क्या बोलूँ मामा, बता तो चुका हूँ आप सबको कि कुछ अरसे के लिए लंदन जा रहा हूँ। अपने तजुर्बे को मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, तो बस इसीलिए। दाऊद ने इनके कंधे के गेट बाजू हायल करते अपनी कई बार पहले की बात फिर से बोली थी, लेकिन न जाने क्यों इसकी माँ का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मगर दाऊद, तुमने पहले तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और अब इस तरह अचानक से सब तय करके बता रहे हो। अहमद साहब भी थोड़ा ताज्जुब का शिकार थे। बस आप लोगों की इसी परेशानी की वजह से नहीं बताया था। प्लीज़ कूल डाउन हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। दाऊद ने हर मुमकिन तरीके से इनको यकीन दिलाना चाहा था, जबकि इस सब में फ़रहत बेगम, अकबर साहब और दाऊद एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी तो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे थे। वो अच्छे से समझ रहे थे कि दाऊद ने इतना बड़ा ये फ़ैसला यकीनन फ़रिश्ते की वजह से किया है, लेकिन तन्हाई मिलते ही फ़रहत बेगम और अकबर साहब उसे अपना फ़ैसला बदल लेने के लिए इसरार करने लगे थे। बेटा, मैं समझाऊंगी फ़रिश्ते को, वो अभी ना समझ है, बच्ची है। मैं जानती हूँ इसने तुमसे बहुत बदतमीज़ी की है, वो तुमसे माफ़ी मांग लेगी। फ़रहत बेगम ने धीमे लहजे में कहा। चाची जान, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। इससे पता है क्या होगा, वो मज़ीद मुझसे बदगुमान हो जाएगी। प्लीज़, ये सब हालात सुधारने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा ये अमल ज़ाया मत हो जाने दीजिएगा। दाऊद ने इनको समझाने की कोशिश की थी। जब फ़रहत बेगम की अगली बात पर इसका दिल लम्हे भर को जैसे रुका था और इसने ठटकते हुए इनकी तरफ देखा था। इस तरह तुम दोनों के बीच दूरियां कम होने के बजाय बढ़ गईं, तो यहाँ करीब रहते वो तुम्हें समझ नहीं सकी, और जब तुम इससे किनारा ही कर लोगे तो बिल्कुल ही तुम दोनों के दरमियान रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। फ़रहत बेगम के अल्फाज खदशात से भरे थे। चची जान, मुझे इसके इनकार और हाँ से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे दरमियान रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा, बेफ़िक्र रहें। मैं बस उसे स्पेस दे रहा हूँ ताकि इसके दिमाग में बचपन के निकाह और मुझे ख़ुद के पास देखते चिढ़ है वो ख़त्म हो और आप सबके साथ एक अच्छा वक्त गुजार सके, जैसे इसकी आरज़ू है बिल्कुल वैसे। और आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि उसे बस सही गलत की पहचान करवाते हुए पूरी आज़ादी दे दें, क्योंकि कल इसके अल्फाज और रवैये से मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़रिश्ते की इतनी गलती नहीं है जितनी हमें लग रही है। हमें बस एक दूसरे को समझना है और इसके लिए थोड़ा फासला ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद संभलते हुए दाऊद दो टोक लहजे में कुछ बावर करवाते हुए अपनी बातों से इनको भी अपना हमनवा बना गया था। दाऊद की कल सुबह की फ़्लाइट थी और वो आधी रात को नींद ना आने के बायस अपने कमरे से निकलता इस तरफ चल दिया यहाँ इसके नींद ना आने की वजह मौजूद थी। वो आहिस्तगी से फ़रिश्ते के कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में धीमी सी लाइट चलती वो गहरी नींद पुरसुकून नींद सो रही थी। दाऊद जानता था कि वो कल किसी सूरत इसके सामने नहीं आएगी। खुदा हाफ़िज़ कहना तो बहुत दूर की बात, इसीलिए दिल के हाथों मजबूर इस सालिम लड़की के दीदार के लिए खुद ही चला आया था। वो सुस्त रफ्तारी से कदम लेता फ़रिश्ते के करीब बेड पर आ बैठा था। यहाँ से बस फ़रिश्ते के चेहरे का बस एक रुख ही नज़र आ रहा था। इस पर भी इसके बालों की लटें थी, जिनको वो हाथ आगे बढ़ाते उंगली की पोर से नरमी से पीछे कर गया था, जैसे इसकी ज़रा सी सख्ती से फ़रिश्ते को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। जिसे आज तक वो बच्ची समझते ट्रीट करता रहा था, ज़रा सख्ती भी बरत जाया करता था, वो भी अपने दिल के तकाज़ों से डरते हुए कि वो फ़रिश्ते का बचपना और इसकी मासूमियत को ख़त्म नहीं करना चाहता था। लेकिन अब उसे मालूम हो रहा है कि वो बड़ी हो रही है, जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख रही है, तो इसीलिए अपनी कई बातें दूसरों के मुकाबले में परफेक्ट लग रही हैं। आई एम सॉरी फ़रिश्ते, मैं ख़ुद अच्छा बनते बनते तुम्हें भी अपने जैसा बनने के लिए मजबूर कर गया, जबकि तुम तो अभी मासूम कली हो जिसे हंसना बोलना और किसी हद तक अपनी मनमानी की ज़िद भी है। तुम्हारी हर ज़िद खुशी सरखाकों पर, लेकिन जो हरकत कल तुमने की वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं, वो गलती तो थी जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। दाऊद बहुत धीमी आवाज़ में बात करता, इसके चेहरे को मुकम्मल अपने दिल और दिमाग में बिठाता अचानक से उठा था और फिर लंबे लंबे डग भरता फ़रिश्ते के कमरे से निकलता चला गया था। अगली सुबह मालूम होने के बावजूद दाऊद की नज़र इर्द गिर्द घूमती रही थी कि वो सामने नहीं आई थी, जिस पर वो मायूस सा होता गाड़ी की तरफ बढ़ा था। बेटा, वो फ़रिश्ते की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने उठाया ही नहीं। फ़रहत बेगम इसकी नज़रों की तलाश अच्छे से समझ रही थी, इसलिए हिचकिचाहट भरे लहजे में इसके सामने बहाना करने लगी। अच्छा किया आपने सोने दें उसे, मैं बस निकल रहा हूँ। दाऊद अहमद पर सब पर एक अलविदाई नज़र डालता
गाड़ी में बैठने लगा था जब झट फारिया इसके सामने आई थी। दाऊद, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूँ? आपको सब बताऊंगी तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। सच बताऊं तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, प्लीज़। फारिया, भला ये मौका हाथ से जाने देती, इसलिए हाथ मरोड़ती चेहरे पर लगावट भरे तासुरात सजाए बोली थी। इससे पहले कि दाऊद इनकार में सर हिलाता, इसकी फुप्पो सारा अली ने भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ बेटा, कि तुम और किसी और को तो साथ ले जा नहीं रहे। अच्छा, एयरपोर्ट तक साथ हो जाएगा। और अब की बार उसे मानना ही पड़ा था। वो बस हाथ के इशारे से उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते खुद भी गाड़ी में सवार हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के घर से निकलते ही सब चेहरों पर अफसरदगी लिए वापस घर के अंदर लौट गए थे। वो घर का अकलौता बेटा था तो इसी हिसाब से सबका लाडला भी था, इसीलिए सब इसके जाने पर रंजीदा थे। जबकि फ़रहत बेगम का तो इससे दोहरा रिश्ता था कि पहले वो एक बेटे के तौर पर इनके नज़दीक रहा था और फिर बेटी का नाम इसके नाम से के साथ जुड़ने पर वो और अजीज़ हो गया था। इसलिए वो बेइंतहा दुखी भी थी और दिल में दाऊद अहमद के साथ पेशमान भी, जो कि इन्हीं की बेटी की वजह से घर छोड़ गया था। अकबर साहब इनकी दिली हालत अच्छे से समझते थे, इसीलिए इनके कंधे पर बाजू फैलाए वो इन्हें अंदर लाते दिलासा दे रहे थे। जब इन दोनों की नज़र ऊपर सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ी फरिश्ते तक गई थी, फ़रहत बेगम के चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात उभरे थे। इससे पहले वो मुंह से कुछ तल्ख़ अल्फाज निकालती, अकबर साहब इनका हाथ पकड़ते इशारत से इन्हें खामोश करवा गए थे। इधर आओ मेरी बेटी, आज इतनी जल्दी उठ गई? तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। अकबर साहब ने अपना बाजू वाह किए उसे बुलाया तो वो भागते हुए आकर इनके सीने से लगी थी। फ़रहत बेगम इनके हज़ार से निकलती किचन की तरफ चली गई थी। मुझे लगा आप सब एयरपोर्ट जाएंगे। कुछ ना सोचने पर फरिश्ते ने खामोशी ख़त्म करने को मुंह से अल्फाज निकाले थे। नहीं गए, दाऊद ने मना कर दिया था, मगर फारिया ज़िद करके साथ चली गई है। अकबर साहब के जवाब पर न जाने क्यों फरिश्ते का चेहरा फीका सा पड़ा था। अच्छा ही है, दाऊद को भी तो फारिया पसंद है। वो यकीनन इनकी कंपनी एंजॉय करेंगे। वो दिल में खुद से मुखातिब हुई थी जब अकबर साहब ने से अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। फरिश्ते, तुम्हारे बड़े बाबा और ताई अम्मी बहुत उदास है बेटा, इनके पास चक्कर लगाती रहना। बल्कि ऐसा करो, इन्हें भी इधर बुला लाओ, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। अपने बाप के कहने पर वो एक जाने मौजूद सीढ़ियों की तरफ चल दी थी। दरअसल ये दो पोर्शन थे, बाहर से अंदर दाखिल होने के अलग अलग दो दरवाजे थे, लेकिन अंदर से एक सीढ़ियों का रास्ता दोनों तरफ मुश्तरका था। वो सब ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते थे। नुज़रत बेगम को सोफे पर बैठे बाकायदा रोते देखकर फरिश्ते जल्दी से इनके पास आई थी। इसके दिल में शर्मिंदगी सर उठाने लगी, क्योंकि इतनी समझ तो वो रखती थी कि दाऊद इसकी वजह से मुल्क छोड़कर चला गया है। जितना ज़्यादा वो जल्दी करती थी, इससे ज़्यादा कम वक्त में वो इसका दिल नरम पड़ जाया करता था। तभी तो वो बेहद गिल्ट महसूस करती नुज़रत बेगम को दिलासा देने की कोशिश करने लगी थी। ताई अम्मी, नहीं रोए ना प्लीज़, मुझे तो चुप करवाना भी नहीं आता बल्कि रोना आता है। अगर आप चुप नहीं करेंगी तो मैं भी रो दूँगी। और आज वो पहली बार इनके साथ लाड से बोलती इनके कंधे पर सर रख गई थी। दाऊद से नापसंदीदगी के चक्कर में वो उधर का रुखी बहुत कम करती थी। दूसरी तरफ नुज़रत बेगम बामुश्किल अपने आंसू साफ़ करने लगी थी। बेगम, मेहरबानी करें, अब मेरी बेटी को ना रुलाइएगा। किचन से पानी का गिलास लेकर निकलते अहमद साहब की आवाज़ पर वो दोनों इनकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। बड़े बाबा और ताई अम्मी, मेरे साथ चले, मैं आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। वो कहने के साथ उठ खड़ी हुई और बज़िद इसरार नुज़रत बेगम का बाजू पकड़ते इन्हें भी सोफे से उठने पर मजबूर कर दिया था। फारिया दाऊद को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद ड्राइवर के साथ घर आ चुकी थी, लेकिन अपने घर में जाने के बजाय वो अहमद साहब के पोर्शन में आई थी। वो सबकी नज़रों में अपने नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। अब भी अहमद साहब और नुज़रत बेगम के साथ वक्त बिताते वो फरिश्ते की हैसियत डिग्रेड करने का इरादा रखती थी, लेकिन पूरे घर में खामोशी महसूस करते वो जैसे ही दूसरे पोर्शन की तरफ आई, साइन ने डाइनिंग टेबल पर सबकी मौजूदगी के साथ फरिश्ते की मौजूदगी उसे नागवारी में मुब्तला कर गई थी। फारिया को देखते ही सब बड़ों ने खुशी अखलाक़ी से इसरार करते हुए अपने साथ नाश्ते में शामिल किया था, जिस पर वो फरिश्ते के साथ बैठ भी गई थी। वो जो पहले थोड़ा बहुत हंस बोल रही थी, अब अचानक से चुप सी कर गई थी कि अब फारिया ही सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी, जो बड़ी गमज़दा बनती दाऊद का जाने का अहवाल बता रही थी। फरिश्ते का दिल नाश्ते से अचाट होने लगा था। जब एकदम से फारिया इसके चेहरे के करीब झुकी तो इसने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा था। वैसे कितनी जालिम हो तुम। दाऊद को इस दिन इतनी बातें सुनाई कि वो बेचारा कि घर ये मुल्क ही छोड़ गया, और अब कैसे इसके माँ बाप के सामने अच्छी बन रही हो। अगर मैं अभी तुम्हारी हकीकत इनके सामने खोल दूँ तो? फारिया ने आंखें नचाते मकारी से कहा।
तो इसके अंदाज़ पर फरिश्ते अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती नाश्ते की टेबल छोड़ गई थी। इसके बाद जैसे वक्त रुक सा गया था। देखने को सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहने लगे थे, लेकिन दाऊद की गैर मौजूदगी का एहसास भी साथ साथ था। फरिश्ते जो अपने दिल में पैदा होती अजीब बेचैनी का शिकार रहने लगी थी, तो अपनी इस बदलती कैफियत से घबराते, जिसको वो कोई नाम भी नहीं दे पा रही थी, खुद को अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ कर गई थी। दाऊद ने इसकी बहुत अच्छी तैयारी करवाई हुई थी, तो वो आसानी से सारे पेपर्स दे रही थी, लेकिन इसके साथ अब आगे के लिए वो कुछ परेशान रहने लगी थी कि उसे दाऊद के होते कभी किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं रही थी। वो नहीं है तो क्या हुआ, और बहुत से ट्यूटर है पढ़ाने के लिए। अपने हाथों में मौजूद किताब को वो अपने सीने से लगाते मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई थी। शाम का वक्त था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो वो अपनी किताबें बाहर लॉन में ले आई थी। अब इधर उधर टहलते वो पढ़ने में मगन थी, जब चमकती दमकती सी फारिया चेहरे पर मसनूई मुस्कान लिए इसके पास चली आई थी। उसे देखते फरिश्ते ने खौफ से सर झटका था। वो दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद आपस में कभी घुल मिल नहीं सकी थी। वजह आज तक फरिश्ते को समझ नहीं आ सकी थी। फारिया इसका हाल अहवाल पूछते जल्दी अपने असल मकसद की तरफ आई थी, जिसके लिए ख़ास वो फरिश्ते के पास आई थी। फरिश्ते तुम्हारे पास दाऊद की कॉल आई। फारिया का अंदाज़ ऐसा था जैसे इसने बिला इरादा ये सवाल पूछ लिया हो। फारिया ने फरिश्ते की ज़िद में दाऊद को कभी भाई बोलने की कोशिश नहीं की थी। पहले सब बड़ों ने समझाया, लेकिन इसने कहाँ भी कान नहीं धरे थे, जबकि इसके सवाल पर फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी थी। नहीं, फरिश्ते ने अपनी नज़रें किताब पर जमाई थी। अच्छा, इन्हें पता नहीं क्या तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं? पहले तो बड़ी फ़िक्र करते थे। फारिया इसके मुकाबले आ खड़ी हुई, तो फरिश्ते को इसकी आंखों में देखना पड़ा था। मुझे नहीं पता, शायद बिज़ी होंगे इसलिए कॉल नहीं कर सके। फरिश्ते सामने खड़ी आफत से जान छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए फिर से किताब को सामने करती आगे चल पड़ी थी। मगर मुझसे तो वो रोज़ बात करते हैं, बल्कि हमें तो बातें करते वक्त एहसास ही नहीं होता वो वहाँ अकेले हैं ना, तो मैं भी इनके दिल की खातिर बात कर लेती हूँ। जिस बात को वो बताने के लिए वो बेचैन थी, आखिर वो बोलती। अब फरिश्ते के चेहरे के बदलते रंगों को देखती मुस्कुरा रही थी। इसकी बात पर फरिश्ते लम्हे भर को रुकी थी, जो अगर फारिया इतना बढ़ चढ़ कर उसे दाऊद की कॉल का बता नहीं रही होती। फरिश्ते ने एक गहरा सांस भरा था और फारिया की आंखों में देखती वो खुद एतमादी से बोली थी, दाऊद यहाँ से जाने से पहले अच्छे से मेरे पेपर्स की डेट शीट के बारे में अच्छे से जानते थे, इसीलिए फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जबकि आप देखते हुए भी कि मैं पढ़ रही हूँ, मुसलसल मेरे दिमाग की दही करने पर तुली हुई हैं। एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलती वो फारिया की बोलती बंद कर गई थी। आपको यहाँ खड़े होना है तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है। फरिश्ते अपनी किताबें समेटती पलटी थी। खुद को तसल्ली देने को ख्याल अच्छा है, वरना जो तुमने दाऊद को यहाँ से जाने के लिए पहले कहा था, इसके बाद वो तुम्हें मुँह भी ना लगाएं। आई बड़ी झूठ बोलने वाली, मुझसे छोटी हो तो छोटी ही रहोगी। फारिया भी जवाबन इसका मुंह बंद करती तनफन करती वहाँ से चली गई थी। अब इसका रुख नुज़रत बेगम के पोर्शन की तरफ था। फारिया का अब ज़्यादातर वक्त इनके पास भी गुजरने लगा था। फारिया की बातों पर फरिश्ते ने गुस्से से इसकी पुश्त को घूरा था, जो आजकल न जाने किन हवाओं में थी। फरिश्ते का मूड बुरी तरह बिगड़ा था। वो किताबों को सामने मेज़ पर पटकती वहाँ मौजूद चेयर पर बैठी थी। इस तरह भी कैफियत में अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ने लगी थी। कुछ ऐसा था जो उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या वो समझ नहीं पा रही थी। वो यही सब तो चाहती थी। दाऊद इसकी ज़िंदगी से दूर होता उसे इसके हाल पर छोड़ गया था और अब अपने जैसी परफेक्ट फारिया की तरफ मुतवज्जा हो रहा था, तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में फ़रिश्ते की हैसियत तयन कर चुका होगा। फरिश्ते कुछ देर अपना निचला लब कुचलती अपना दिल जलाती रही और फिर एक झटके से वो उठती घर के अंदर चली गई थी। फरिश्ते अपने दिलो दिमाग से दाऊद के एहसास को ख़त्म करने के लिए अपनी शख्सियत को बिल्कुल बदल गई थी। वो अपने अंदर छुपी शौक़ चंचल सी लड़की को बाहर ले आई थी। फुल वक्त वो मुस्तकबिल की सारी परेशानियां भूल जाना चाहती थी। इसका लाओबालीपन बढ़ने लगा था। पहले जो अक्सर शरारतों पर दाऊद और अपनी माँ की तरफ से उसे ढेरों मुलायमत और लंबा सा लेक्चर मिला करता था, वैसा कुछ नहीं था, बल्कि अब फ़रहत बेगम और अकबर साहब की ज़िंदगी में इसी की बदौलत रौनक थी। वो इनके बहुत नज़दीक हो गई थी। हाँ, इस बदलाव के साथ नुज़रत बेगम का रवैया भी इसके साथ ही अक्सर तब्दील होने लगा था, जिसकी वजह फारिया थी। वो नुज़रत बेगम की चही थी और चमची बनते ही इन्हें दाऊद के घर से जाने की वजह बढ़ा चढ़ा कर बता चुकी थी, जिसकी वजह से इनका दिल फरिश्ते की तरफ से ख़राब हुआ था। लेकिन फरिश्ते जो हर बात को लापरवाही से झटक दिया करती थी, नुज़रत बेगम के गुस्से के बावजूद
हर रोज़ कुछ देर के लिए इनके पास लाजमी जाती थी। और इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर चुका था और अब हर कोई हर वक्त दाऊद से वापसी का मुतालबा करने लगा था। इन 3 सालों में दाऊद और फरिश्ते की बिल्कुल बात नहीं हुई थी और ना ही एक दूसरे को देखा था। जब एक दिन वो अचानक से किसी के इल्म में लाए बगैर वापस आ गया था। वो जिस वक्त घर आया तब सिर्फ घर में इसकी माँ और चच्ची फ़रहत बेगम थी, जिनसे मिलते कुछ वक्त गुजारते वो सोने चला गया था। और जब दोबारा वो उठा तो शाम हो रही थी। वो एक कॉल पर बात करता अपने कमरे की खिड़की के पास आते बाहर बेध्यानी में देख रहा था, जब एक हंसते खिलखिलाते चेहरे पर इसकी नज़र चमकी गई थी। और वो चेहरा था 17 साला फरिश्ते अकबर का, जो 14 साला बच्ची की बजाय एक खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। दाऊद एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखे गया था, लेकिन फिर जब इसका दुपट्टे के बगैर वजूद देखा तो इसके माथे पर बल पड़े थे। इसके साथ ही इसकी नज़र अतराफ़ में भी पड़ी तो गेट पर मौजूद चौकीदार मर्द की गंदी नज़रें फरिश्ते पर जमे देखकर वो तिलमिलाते हुए अपनी फ़ोन कॉल भूलता बाहर की जानिब बढ़ा था। फरिश्ते एक बिल्ली का बच्चा बाहर देखते उसे पकड़ने के लिए अपने दुपट्टे का भूलती ऐसे ही बाहर चली आई थी। अब इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग ही रही थी जब एक वजूद इसके नज़दीक आते इसका बाजू पकड़ते एक झटके से उसे लिए घर के अंदर की जानिब चल दिया था। फरिश्ते हैरान परेशान सी इसके कमरे इसके साथ खिंचती चली जा रही थी और जब मुकाबिल उसे लिए दाऊद अहमद के कमरे में दाखिल हुआ तो फरिश्ते शश्त रह गई थी। दिल के धड़कने की रफ्तार बढ़ी थी और इसके चेहरा देखने की कोशिश ही की थी जब इसने खुद उसे अपने सामने ला खड़ा किया था। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मिसेस, क्यों इस तरह दुपट्टे के बगैर बाहर आने की? आज दाऊद अहमद के लहजे के में बोलता इस्तेकाक फरिश्ते को पत्थर का कर गया था। वो इस तरह अचानक से दाऊद को 3 साल बाद अपने सामने देखते इसके चेहरे से नज़रें हटाना भूल गई थी। आप फरिश्ते की ज़बान बस एक लफ्ज़ अदा कर पाई थी, हाँ मैं इतना हैरान क्यों हो रही है, मेरा घर है, मुझे वापस आना ही था। खैर मैंने जो पूछा इसका जवाब दो, दुपट्टे के खामोश नहीं है तुम्हें? दाऊद उसे एक झटके से अपने बेहद करीब कर गया था कि इसके नज़दीकी पर दोनों की आंखें आपस में चार हुई थी कि दाऊद अपना सवाल और फरिश्ते इस सवाल का जवाब देना भूली थी। आज फरिश्ते के दिल की धड़कन जैसे अजब रक्त में थी। वो दोनों न जाने कब तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहते कि कोई दरवाज़ा खुलता अंदर आया तो दोनों की महवियत टूट गई, जबकि आने वाला दोनों के दरमियान नज़दीकी देखते वहीं साक़ित हुआ था। कमरे में फारिया की आमद हुई थी, जिस पर दाऊद की तवज्जो बढ़ी और फरिश्ते के बाजू पर इसकी गिरफ्त हल्की हुई तो वो एक नज़र दोनों की तरफ देखते तेज़ रफ्तारी से कमरे से चली गई थी। दाऊद, आपने अपनी वापसी का बताया क्यों नहीं? मुझे जैसे ही पता चला मैं फ़ौरन आपके पास चली आई। वो चहकती आवाज़ में बोलती इसके नज़दीक आई थी और एक अच्छे कद काट की लड़की थी जो कि दाऊद के कंधे के करीब तक आ रही थी, जबकि दाऊद के दिल और दिमाग में तो वो छोटी सी लड़की समा गई थी जिसका कद इसके सीने के बराबर था। और जब वो अपना चेहरा और आंखें उठाए इसकी तरफ देख रही थी तो दाऊद को सारी दुनिया रुकती महसूस हुई थी। फरिश्ते को सोचते इसकी लबों पर नामालूम सी मुस्कुराहट आई थी और वो अपना रुख बदलता बगैर किसी ज़रूरत के फारिया को जवाब देने लगा था। दाऊद के आने की खुशी में नुज़रत बेगम ने सबको डिनर पर इनवाइट किया था। इस डिनर में दाऊद ने अपनी माँ का फरिश्ते को इग्नोर करना बुरी तरह से छुपा था, बल्कि नुज़रत बेगम का ज़्यादा झुकाव फारिया की तरफ था। वो भी हर वक्त बड़ी मामी करती इनके आगे पीछे आ रही थी। फरिश्ते इस वक्त सारे में नज़रें झुकाए बहुत खामोश सी रही थी, जैसे उसे इस सबसे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। सबके जाते ही दाऊद ने खुद पर किए ज़ब्त को खोते अपनी माँ से इस बारे में इस्तफसार करना शुरू कर दिया था। मामा ये क्या था, आप फरिश्ते को इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बिला तमीज़ बांधे बात का आगाज़ कर गया था। दाऊद, तो तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की की वजह से तुम इतने साल मुझसे दूर रहे मैं इसके आगे पीछे फिरूं? तो सॉरी, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। वो बगैर लगी लिपटी रखे नखवत से बोली थी। मामा इस बात को क्यों नहीं जाती? वो तब बच्ची थी और वैसे भी आप शायद भूल रही हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि मेरी बीवी है। इसका जो भी अमल था वो हम दोनों मियाँ बीवी का आपसी मामला था, तो बेहतर रहेगा कि आप एक रिवायती सास की सोच को छोड़ते इसके लिए अपना दिल वसी कर लें। दाऊद अहमद का हर लफ्ज़ फरिश्ते अकबर की अहमियत वाज़े कर रहा था। नुज़रत बेगम बस अपने बेटे का पागलपन देख रही थी और वो जो दिल में दाऊद के लिए एक बड़ा फ़ैसला करने का सोच रही थी, अब इस सोच को वहीं दबाने में ही आफियत थी। मामा, क्या सोचने लगी आप? इन्हें खामोश पाकर दाऊद ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। दाऊद, वो फारिया नुज़रत बेगम बोलते अचानक खामोश हुई थी। मामा, आप जो सोच रही हैं या फिर जो कोई आपको इस राह पर लेकर आ रहा है तो आप खुद को और उसे समझा देना चाहिए कि उसे बस सिरात के पीछे भागने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दाऊद अपने अल्फाज से इन्हें बहुत कुछ बावर करवाते इनके सामने चला गया था। दाऊद जैसे ही अकबर साहब की तरफ आया तो वो सब लाउंज में बातों में गुम, साथ टीवी देखने में भी मशगूल थे। इन सब में बस फरिश्ते की आवाज़ ही
बुलंदी जो हंसते मुस्कुराते न जाने इन्हें क्या किस्से सुना जा रही थी। लेकिन इसकी नज़र जैसे ही दाऊद पर पड़ी वो थोड़ी देर के बाद चुप होती। इसके इस फ़र्क को दाऊद ने दिल से महसूस किया था। वो भी इनके साथ बालों में अपना हिस्सा डाल गया था, बातों में दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार गिराते इससे भी छोटी छोटी बातों का आगाज़ किया था, जिनका जवाब वो बड़ी खुशनुमा से दे रही थी, और ये दाऊद के लिए खुशाइन बात थी। अकबर साहब इन दोनों को अकेले में कुछ वक्त गुजारने का मौका देने के लिए कॉल का बहाना बनाते वहाँ से उठ गए थे, जिस पर दाऊद अपनी जगह से उठता इसके पास आ बैठा था, जिस पर फरिश्ते घबराई सी थी। लेकिन फिर दाऊद ने आम से अंदाज में इससे इसकी पढ़ाई और आजकल की मसरूफियत के बारे में बात करते इसकी घबराहट कम कर दी थी। फारिया को भी जैसे दाऊद के फरिश्ते के पास होने की खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो उड़ती हुई वहां पहुंची थी, और फिर सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी तरफ मुतवज्जा करने का फ़न वो बखूबी जानती थी। फारिया दाऊद को अपनी बातों में उलझाने लगी तो फरिश्ते ने वहां से जाने की ठानी थी, लेकिन इससे पहले वो अपनी जगह से उठती दाऊद इसका हाथ थामते उसे वहीं रोकते उसे इस बात का एहसास दिला गया था कि वो किसी और के सामने होने के बावजूद भी इस बात को फरामोश नहीं कर सकता। फारिया जो बस फरिश्ते को नीचे दिखाने के लिए बोली ही जा रही थी, इससे दाऊद का फरिश्ते का हाथ पकड़ना बहुत अच्छे से देखा था। इनके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था, और फिर हाथ पकड़ने पर दोनों का एक दूसरे की आंखों में देखते इर्द गिर्द से बेगाना होना फारिया पर अपनी अहमियत वाज़ह कर गया था। वो इस पर शदीद गुस्सा हमला आवर हुआ था। वो अपना लब और हाथ की मुठियाँ बिछे इन दोनों की तरफ देख रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? अभी बैठो इधर मेरे पास, मुझे तुमसे बातें करनी है। चच्ची चाय ला रही हैं तो एक साथ एंजॉय करते हैं। दाऊद दिलफरेब लहजे में बोलता फरिश्ते अकबर को मसमराइज़ कर गया था। फारिया के दिलो दिमाग में आग के फापड़ से जल उठे थे। इस वक्त फरिश्ते अकबर की खामोशी से बुरी तरह खल रही थी। वो ज़ब्त खोती जल्दी से खड़ी होती पलटी थी। फारिया बेटा तुम कहाँ जा रही हो? आओ चाय पियो हमारे साथ। किचन से आती फरहत बेगम ने बेसाख्ता उसे पुकारा था। नहीं मुझे नहीं पीनी कोई चाय, वो तड़प कर जवाब देते गई थी। अंदाज़ किसी हद तक बदतमीज़ाना था। फरहत बेगम के लिए इसका चेहरा आम सी बात थी, क्योंकि इसका अच्छाई भरा चेहरा सिर्फ दाऊद और नुसरत बेगम के साथ होता था। इसीलिए सर झटकती चाय लिए आगे बढ़ आई थी। चची जाने दें उसे, आप आ जाएं, हम हैं ना, काफ़ी हैं। दाऊद खुशदिली से बोलता इन्हें बुलाने लगा तो वो भी मुस्कुराकर सले ला गई थी, और फिर दाऊद और फरिश्ते को एक साथ देखते इनका चेहरा चमक सा उठा था। दिल में काफ़ी अरसे से पलते वह हिमात का खात्मा होने लगा था, क्योंकि वो भी फारिया और नुसरत बेगम के बदलते रंग ढंग से वाकिफ़ थी। दाऊद आज फरिश्ते को खाने के लिए बाहर लेकर आया था, और वो अपनी पूरी रजामंदी से इसके साथ आई थी। खाने के बाद दाऊद उसे साहिल समंदर पर ले आया था। यहाँ चहलकदमी करते, गला खनकारते, एक नज़र बगौर इसके पुरवकार से चेहरे पर डालते फरिश्ते ने कुछ बोलने की कोशिश की थी। आज फरिश्ते दिल से अपने और दाऊद के दरमियान रिश्ते को तस्लीम करने के साथ इसका वजूद भी सच्चे दिल से कबूल कर चुकी थी, और आज वो रूह तक पुरसुकून थी। दाऊद, इसने न जाने कितने अरसे बाद आज अपने लबों से इसका नाम पुकारा तो दाऊद के चलते कदम रुके थे, और उसने जिस तरह दीवानगी के आलम में फरिश्ते का चेहरा देखा था, शर्म से लाल पड़ते इसकी आंखें झुकी थी। जी जाने दाऊद, आगे से इस जानलेवा अंदाज फरिश्ते को कंफ्यूज करने लगा था। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, वो निदामत से बोली तो दाऊद इसका नरम और नाजुक सा हाथ पकड़ते दोनों के दरमियान फासला कम कर गया था। आई एम सॉरी। जवाबन दाऊद के मुंह से भी वही अल्फाज सुनते वो हैरानगी से इसका चेहरा देखने लगी थी। हाँ मुझे भी माफ़ी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी थी। तुम्हें तुम्हारे कॉल से निकालते तुम्हारे साथ बहुत गलत कर गया था। हाँ मुझे भी माफ़ी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी थी। तुम्हें तुम्हारे कॉल से निकालते तुम्हारे साथ बहुत गलत कर गया था। दाऊद की बात पर आंखों में नमी लाते नफ़ी में सरे लाने लगी थी कि वो माफ़ी ना मांगे। ओके, ना तुम माफ़ी मांगो और ना मैं, क्योंकि अब आपसे हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें तुम जो हो जैसी हो मुझे कबूल हो पूरे दिल से। दाऊद मुस्कुराते हुए बोलता उसे अपने साथ लगा गया तो इतनी नज़दीकी पर फरिश्ते का वजूद कांपा था। लेकिन फिर इस लम्स में प्यार, मोहब्बत और अकीदत महसूस करते वक्त से इसके बाजू पर सर टिका गई थी। ख़त्म शुरू।